नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के नेताओं ने अभी से अपनी सियासी जमीन मजबूत करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की, जहां विधायकी को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी में फिलहाल घमासान की स्थिति बनी हुई है। मसूरी विधानसभा को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ अब बीजेपी के ही दो दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर आए हैं और उनके द्वारा अपनी ही सरकार के विकास कार्यों को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। देहरादून के पूर्व महापौर सुनील उनियाल गामा ने तो मंत्री के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े किए ही हैं, वहीं इस विषय पर मुख्यमंत्री से वार्ता करने का भी ऐलान किया है। बीजेपी में चुनावी तैयारी तो चल रही है, लेकिन भीतर ही भीतर चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने अपने मंत्री विधायकों के खिलाफ हल्ला भी बोल रखा है, जिसमें सबसे ज्यादा हल्ला मसूरी विधानसभा में, फिर देहरादून की कैंट विधानसभा में बीजेपी के कई नेता दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी संगठन के लिए चिंता यह है कि अनुशासन के नाम पर ना तो नेता डर रहे हैं और ना ही बार बार हिदायत मिलने के बाद अनुशासन का पालन कर रहे हैं। बीजेपी में दावेदारों के सामने अध्यक्ष महामंत्री के निर्देश भी कुछ मायने रखते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जिसका जब मन आया बयानबाजी करके अपने ही नेता को बुरा बनाने में काम करते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं पूर्व मेयर विनोद उनियाल गामा ने कहा है कि मसूरी विधानसभा में विकास के कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन उन कार्यों के धीमी रफ्तार है। धीमी रफ्तार की वजह से ना जनता को लाभ मिल पा रहा है और ना ही विकास का बजट खर्च हो पा रहा है। वहीं सरकार में बीजेपी है, तो ऐसे में जवाबदेही हर बीजेपी नेता की है। बीजेपी के भीतर चल रही बेलगाम बयानबाजी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सभी पार्टी नेताओं को अपने बयानों पर संयम रखना चाहिए और मर्यादा में रहकर बयानबाजी करनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगर कुछ विषय गंभीर होते हैं तो फिर नेताओं को पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए, ना कि मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि दावेदारी पेश करने वाले नेता अगर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं तो फिर उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि जनता को सच्चाई मालूम है कि कौन विकास के दावे करता है और कौन विकास के काम। तो अब बीजेपी नेताओं में आपस में ही अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने की क्या है, जब मिलेंगे पूछ लीजिएगा उनसे। नहीं, मैं कहता रहा हूँ, अब देखिए, अब मुख्यमंत्री जी के उनके बीच का विषय है, जब उनसे मिल लेंगे तो फिर पूछ लेंगे। अब देखिए, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, और जैसा कि मैंने अभी समाचार पत्रों में पढ़ा, मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं। अब मुख्यमंत्री जी मिलने के बाद जो जवाब होगा तो फिर बात की जाएगी। नहीं, मैं अभी गामा जी से बात करूँगा, मैंने उनका बयान देखा नहीं है। इस प्रकार का बयान आता तो किसी को भी बयान को सार्वजनिक स्थलों पर किस रूप में रखना है, इसकी मर्यादा होनी चाहिए। कोई बात है तो सीधा ठीक प्लेटफॉर्म पर उनको अपनी बात रखनी चाहिए। आप पहले भी सर ये बात कह चुके हैं कि पार्टी प्लेटफॉर्म, मैं आज ही बात करूँगा, आज ही चर्चा करूँगा उनके साथ। कुछ काम ऐसे हैं जिसके टेंडर जो है 2024 में हुए थे, वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। तो मेरा आज सुबह भी मैंने अधिकारियों से बात करी है, तो उनमें उनका कहना है कि जो पिछले साल जो आपदा आई है, वो आपदा का पैसा हमें आज तक नहीं मिला। अब मैं और उससे ऊपर के अधिकारियों से वार्ता करके, जो हमारे आपदा सचिव हैं उनसे बात करके, और फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में लाऊंगा कि ये समस्याएं इस क्षेत्र में हैं, क्योंकि यहाँ ये क्षेत्र मसूरी विधानसभा से मतलब नहीं है, ये पूरे देहरादून और पूरे जितने लोग मसूरी घूमने आते हैं उतने ही लोग टपकेश्वर भी जाते हैं, उतने ही लोग सहस्रारा भी घूमने जाते हैं, उतने ही लोग मसूरी भी घूमने जाते हैं, उतने ही लोग जो है माल देवता भी जाते हैं। तो क्योंकि माल देवता का एक रास्ता माल देवता से भी मसूरी जाता है, एक रास्ता सहस्रारा से भी मसूरी जाता है, तो वो रास्ते अगर ठीक होंगे तो जो हमारा जो मेन जो हमारा मसूरी देहरादून से मसूरी का जो मार्ग है, वो भी जो है उसमें जो यातायात का जो दबाव है वो कम होगा और पर्यटकों को वहाँ सुविधा मिल सकेगी।
तो मसूरी सीट पर बीजेपी में अंदरूनी कलह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपस में ही जो अनबन की स्थिति बनी हुई है वो भी सभी के सामने है। तो वहीं मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ नेताओं का एक तरह से मोर्चा दिखाई दे रहा है। हालांकि विकास कार्यों पर ये सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अपने ही नेता सवाल उठा रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बदोनी जी और कांग्रेस से आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभा जी, सबसे पहले आपके पास ये आना चाहूंगा क्योंकि चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारी में जुटी हुई है, बीजेपी भी तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि खुद बीजेपी के नेता ही विकास कार्यों को लेकर सरकार को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जो वहां के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। बातें निकलकर सामने ये आ रही हैं कि भाई जो 2024 में टेंडर पास हुए उनका अभी तक कुछ पता नहीं है। आपदा की जो स्थिति थी, आपदा आई तो जो आपदा पीड़ित थे उनको अभी तक कुछ मिला नहीं। ये चुनावी तैयारी के लिए ऐसा नेता बयानबाजी कर रहे हैं या फिर सच्चाई है कि विकास कार्य की जो बात वो कर रहे हैं उसमें सब कुछ सामने है? प्रभा जी, तो उनसे फिर दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो चुनाव से पहले दावेदारों ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। साफ तौर पर जो स्थिति बनती है चुनाव से पहले, टिकट की जो दौड़ है वो काफी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई देती है। उत्तराखंड में भी वही देखने को मिल रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा जी और कांग्रेस से आशीष सैनी जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है प्रभा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आशीष सैनी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूं। हाँ सैनी जी, क्योंकि चुनाव की बात है और 2027 के शुरू में या 2026 के अंत में कुछ भी निकलकर सामने आ सकता है कि चुनाव कब होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो हमेशा राजनीतिक दलों में देखा जाता है, टिकट को लेकर जो दावेदारी पेश की जाती है, उसकी जो भागदौड़ तेज हो जाती है वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कहेंगे? मसूरी विधानसभा में जिस तरीके से बीजेपी के खुद के नेता ही सवाल उठा रहे हैं कि भैया जो टेंडर 2024 में पास हुए उनका अभी तक कुछ पता नहीं है। जो लोग आपदा में पीड़ित थे, आपदा से परेशान हुए, जिनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ, उनको अभी तक कोई फायदा नहीं मिल पाया है। देखिए, चुनाव नजदीक है और चुनाव की तैयारी निश्चित रूप से विपक्षी दल कांग्रेस के रूप में जब हम लोग कर रहे हैं तो सत्ताधारी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने अनेक माध्यमों से अपने सर्वे कराए जिसमें उनको अपने उन विधायकों की जानकारी मिली जिनकी हालत चुनाव जीतने के लिए संभव दिखाई नहीं दे रही। निश्चित रूप से ये बात जरूर कि पार्टी के इंटरनल फोरम पर आई होगी और सुनील उलियास गामा जी, क्योंकि नगर निगम के चेयरमैन रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, तो उनको जरूरी जानकारी मिली होगी कौन कौन सी सीट पर कमजोर स्थिति है। तो निश्चित रूप से उन्होंने इस जानकारी का लाभ उठाने की कोशिश की होगी और अपनी दावेदारी प्रस्तुत की होगी। कांग्रेस के अंदर भी बहुत से नेता अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और कभी कभी उन सीटों पर भी प्रस्तुत करते हैं जहाँ पर हमारे माननीय विधायक मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि 47 विधायकों की बहुमत की सरकार चल रही है तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी उनके साथ सबसे अधिक है। बहुत से विकास कार्य जिनकी घोषणाएं की गई है उन पर अब सवाल इसलिए उठने शुरू होंगे क्योंकि बीजेपी के जो पदाधिकारी अंदर से बैठे हुए जिन्हें इस बात की जानकारी थी, जिन्हें शायद ये जानकारी दी गई होगी कि उनके क्षेत्र में इस तरह की विकास योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन आज चुनावी वर्ष जब आया है तो उनकी जब समीक्षा हुई तो पता लगा होगा कि बहुत सारे विकास कार्य केवल कागजों पर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार उनको अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नहीं, बिल्कुल सैनी जी। और जो इंटरनल रिपोर्ट बीजेपी विधायकों की है, हालांकि सरकार का कहना है कि ज्यादातर जो विधायक हैं वो ठीक ठाक हैं, अच्छी रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि हर विधायक के अच्छे काम तो हो नहीं सकते। दूसरा, आशीष सैनी जी, ये स्थिति बीजेपी में तो बनी हुई है, लेकिन टिकट की भागदौड़ तो आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो भी कर रहे होंगे, जो अब की बार चाहते होंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के मात्र 20 MLA
तो 20 एमएलए के उपरांत जो हमारे पास सीटें बचती है, यहाँ पर हमें नए प्रत्याशियों की दावेदारी को स्वीकार करना है, वो 50 सीटें। भारतीय जनता पार्टी में 47 विधायकों की सरकार है, मात्र 23 सीटों पर उनको नए कैंडिडेट की तलाश करने का काम करना है। लेकिन जो आपने कहा कि ज्यादातर विधायकों की रिपोर्ट ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बीजेपी के 50% से अधिक विधायकों की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन 50% विधायकों की हालत बड़ी खराब है, वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रत्याशी प्रवृत्त नहीं करेगी तो उसके लिए जितना नामुमकिन है, ऐसा उनकी इंटरनल रिपोर्ट कह रही है। कांग्रेस पार्टी तो अपने वादों और अपने जो विजन है उसके आधार पर अपने नए प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरेंगी, और इस बारे में कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में भी है और वो चुनाव बिल्कुल 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 ठीक है सैनी जी, ठीक है आऊंगा आपके पास वापस। प्रभा जी, आवाज मिल पा रही मेरी आपको? हाँ प्रभा जी, क्योंकि वैसे तो जो मसूरी विधानसभा सीट है वो काफी ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही है, मजबूत भी मानी जा रही है, गणेश जोशी की जो दावेदारी है वो भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जो आपके ही नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले चुनाव को देखते हुए खुद के नेता सवाल उठा रहे हैं टिकट को लेकर कि भाई कहीं ना कहीं उनका नंबर आ जाए, या फिर ये हकीकत है जो उन्होंने कहा कि 2024 में जो टेंडर पास हुए उनका कुछ पता नहीं है, आपदा से जो लोग परेशान हुए, जो पीड़ित हुए, उनको अभी तक कोई फायदा नहीं मिल पाया है। और ये मात्र मसूरी विधानसभा की कहानी नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की कहानी है, ऐसा आपके नेता सुनील उनियाल गामा कहते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए चुनावी माहौल है और भारतीय जनता पार्टी ने तो देखिए पहले भी सर्वे करवाया है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में दावेदारी करने का हक सबको है। कोई भी पार्टी कार्यकर्ता दावेदारी कर सकता है, और जो गामा जी हो तो पहले मेयर भी हमारे रहे हैं और वो स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि मैं दावेदारी करूंगा। ये तो पहला मैं आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ। दूसरा वही कि जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, देखिए उसमें कुछ गलत भी नहीं है। वो जिस क्षेत्र से कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी दल का हो, मैं समझती हूँ वो क्षेत्र का दौरा भी करता है। अब उसने पहले ना किया हो तो वो जाएगा। उनको अगर कहीं पर कमी लगी, उन्होंने बताया तो उन्होंने सबके समक्ष लेके आई है, सबने देखा है। लेकिन इसके विपरीत मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, इनके जो दावेदार है वो कहाँ चले गए? इसका मतलब जो मसूरी विधानसभा है, विपक्ष की तरफ से तो वहाँ बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और जो वहाँ की जनता है वो हमारे काम से खुश है। और जितने भी अगर हमारे विधायक हो या सांसद कहीं भी प्रश्न उठाते हैं, तो देखिए पुष्पेंद्र जी, प्रश्न उठाने से तो वो काम हो जाता है ना। अगर कोई काम रह जाता है, ठीक है, वो आप संज्ञान में लाए, हमने उसको कर दिया, लेकिन आप अब तक के 5 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस के जो विधायक जो जीती हुई सीटें इनकी हैं, वहां पे इनके विधायकों का आप हाल देख लीजिए। विधायक निधि तो उनको भी मिलती है ना, उसके बाद वो तो सेटिस्फाइड है। उन्होंने तो एक बार ऐसी कोई आवाज नहीं उठाई कि हमारी विधानसभा में काम नहीं हो रहा है, वो तो बल्कि ये तक हमने तारीफ करते हुए सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से तो किसी काम के लिए 100 रुपए मांगो। प्रभा जी, आप बोल रहे हैं कि जो जनता है वो सरकार के कामों की तारीफ कर रही है, वो गणेश जोशी जी के कामों की तारीफ कर रही है, लेकिन जो आपके नेता बोल रहे हैं वो तारीफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वजह क्या है? हाँ देखिए पुष्पेंद्र जी, मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी व्यक्ति या प्रत्याशी जो आने वाले समय में चुनाव में मैदान में जाना चाहता है, चाहे वो हमारे सत्ता दल से बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, विपक्ष के होंगे, तो जो हमारे इससे ये पता चल रहा है कि मेहनत कौन कर रहा है, क्षेत्र में कौन जा रहा है, कौन बताने की कोशिश कर रहा है। अगर ठीक है वो गए, उनका अपना सर्वेक्षण है, उनको दावेदारी करनी है, उनको लगता है कि अगर मैं ये काम करूंगा शायद मेरी दावेदारी इससे मजबूत हो जाएगी। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप सर्वे कराती है कि जो हमारे पहले के आपने सर्वे का जिक्र किया, अच्छी बात है, ठीक है। और सर्वे में जो आपने बताया था, जो बीजेपी बता रही थी कि भाई सभी विधायकों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो लगभग ठीक है, फिर कहाँ कमी रहेगी? जो सर्वे रिपोर्ट में ये चीजें नोट नहीं की गई कि यहाँ पर जो धरातल पर कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया था, उसका उद्देश्य था कि सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, और आप कह रही हैं कि जनता खुश है, और बीजेपी के जो नेता हैं जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, जो दावेदारी करेंगे, जो टिकट के लिए ताल ठोकेंगे, वो कुछ और ही बता रहे हैं। देखिए
पुष्पिंदर जी, बिल्कुल देखिए, जो हमारी सरकार यहाँ पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो विधायक है वहाँ पर्टिकुलर मैं कहूँगी क्षेत्र से निश्चित तौर पर वो काम कर रही है, वो भी टिकट की दावेदारी कर रही है। लेकिन हमारे जो सर्वे चल रहे हैं पार्टी की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से, एक पार्टी प्रत्याशी की जिम्मेदारी है या सिटिंग विधायक की वो अपनी दावेदारी करेगा, लेकिन अगर हमारा संगठन उससे सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये जरूरी नहीं है कि दावेदारी करने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी दावेदारी कर सकता है। लेकिन जब सर्वे होगा, 2-3 सर्वे करवाए जाएंगे, क्योंकि पार्टी अंततः अगर चुनाव मैदान में उतर रही है और हम अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं तो हम उस प्रत्याशी को पार्टी टिकट देगी जो जिताऊ प्रत्याशी हो, बस 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 बिल्कुल 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 सही बात है, ये नहीं बिल्कुल सही बात है। और ये मात्र बीजेपी के लिए ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस के पास भी यही विकल्प है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उसी को टिकट दिया जाएगा। अब इस बीच में जो बात चलती थी एक बार, और बीजेपी ने काफी ज्यादा जोर भी लगाया कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट दिया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं जिताऊ कैंडिडेट। आऊंगा आपके पास वापस, क्या कुछ कहेंगे आशीष सैनी जी? देखिए, मैंने जो बात मेरी अधूरी रह गई थी वह यही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इंटरनल सर्वे के अनुसार नए प्रत्याशियों की तलाश उन सीटों पर शुरू कर दी जहां पर उनके वर्तमान में विधायक है। कई जगहों पर टिकट बदलने, कई जगहों पर उनके पुत्र पुत्रियों को देने, और कई जगहों पर तो स्थिति ये है कि वहां पर उनके पास कैंडिडेट ही नहीं। मैं जैसे अभी आप देखिए खटीमा में कौन तैयारी कर रहा है, प्रभाजी अगर जानकारी हो तो बता दीजिए। आप बताइए ज्वालापुर में कौन तैयारी कर रही है, आप बता दीजिए छबरीला में कौन बीजेपी कार्ड में तैयारी कर रहा है, आप बता दीजिए भगवानपुर में कौन है। मैं तो ये वो विधानसभा बता रहा हूँ जहाँ मैं गया हूँ, और भी बहुत सी विधानसभा है जहाँ पर आपके पास कैंडिडेट नहीं है। आप बता दीजिए टिंगरी में किसको तैयारी करा रहे हैं जहाँ पर आप किशोर उपाध्याय जी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत अधिक मैजिक वाली पार्टी नहीं है कि जहाँ उन्होंने प्रत्याशी चयन से लेकर सारे काम पूरे कर लिए। चुनाव वो कैसे जीता है वो अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज जब धरातल पर सवाल और जवाब हो रहे हैं तो वहाँ पर भाजपा अपनी दावेदारी में विफल पाई जा रही है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यहाँ पर एक बात हाँ सैनी जी, एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, जैसा अभी प्रभाजी ने कहा कि जो दावेदारी करेगा वो सीधी सी बात है धरातल पर भी उतरेगा, कामों का निरीक्षण भी करेगा और बताएगा भी कि कौन सा काम हुआ है कौन सा नहीं हुआ। अगर, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि एक विधानसभा से कोई फिक्स हो जाए, एक विधानसभा से कम 4 लोग एक पार्टी से टिकट की दावेदारी करेंगे, और अगर आपस में उलझेंगे तो ये जो पार्टी की लाइन है, ये जो अनुशासन वाली बात है वो तो कहीं दिखाई नहीं देती। देखिए, पार्टी में अनुशासन का कोई महत्व तब नहीं है जब वो भारतीय जनता पार्टी की बात। अनुशासन का मतलब यह है कि यदि गणेश जोशी जी के सामने दामा जी को भी दावेदारी प्रस्तुत करनी थी, वो दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, पार्टी के नेताओं को अपना प्रत्यावेदन देते, लेकिन उन्होंने विकास कार्यों पर सवाल उठाए। आप ये बताइए कि जब अभी कुछ दिन पूर्व कांग्रेस की जो पूर्व प्रत्याशी रही है गोदावरी थापली, वो वहां पर एक सड़क का निरीक्षण करने गई, 6 मीटर की चौड़ाई सड़क की बताई गई, वहां पर 4 मीटर से ऊपर नहीं हो पा रही है। तो इतने बड़े आरोप पर भी अधिकारी सिर पर पैर रखकर भागते हुए दिखाई दिए। अनेक जगहों पर जहाँ गणेश जोशी जी ने अवैध कब्जे करने की कोशिश की, कांग्रेस के नेता सामने आकर खड़े दिए। जंगल में जमीनों के कब्जे पर कांग्रेस नेता सोनिया आनंद रावत वहां पर गई है और वहां पर उसने काम किया। इसके अलावा बहुत सारे नाम है जो प्रत्येक विधानसभा में इनके वरिष्ठ विधायकों के खिलाफ सामने खड़े हुए हैं, वो कांग्रेस के भी दावेदार हैं। निश्चित रूप से मान लीजिए जनता की आवाज बनकर बीजेपी के दावेदार भी सामने खड़े हो रहे हैं। ये मानी जाना चाहिए कि चाहे भाजपा कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, ये तो मानते हैं कि बीजेपी के विधायक भ्रष्टाचार में हर दूसरे से हर रोज और हर एक दूसरे से नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ये चीजें जब सामने आती है तो ये किस सर्वे में भी सामने आई है। आज भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में 50% जो विधायक है इनके हार रहे हैं 47। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सैनी जी, ठीक है सैनी जी। प्रभा जी, क्योंकि एक जरूरी सवाल ये भी बन जाता है, जैसा हम रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी बात कर रहे हैं और सभी विधायकों का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, एक तरफ बीजेपी ये भी बात कर रही है कि क्योंकि 33% वाली बात चली थी महिलाओं को टिकट देने की, वो हालांकि पास नहीं हो पाया, लेकिन उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी, और अगर सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है तो फिर कैसे महिलाओं का नंबर आएगा टिकट देने का? देखिए पुष्पेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो महिला आरक्षण की बात
की है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है। और आगे भी करेगी। ऐसा नहीं है, मैंने आपको यही मैं कह रही हूँ कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उनका स्पष्ट कहना है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक विधायक पहले हैं उनका भी सर्वे किया जा रहा है, अगर वहां पर कोई हमारी कार्यकर्ता जो आवेदन देगी आगे विधायक उसके लिए या जो भी है, तो अगर वो महिला अच्छा वहां पे कार्य कर रही है, अच्छी कार्यकर्ता है, उनकी पकड़ है, तो उनको भी मेरे को लगता है कि पार्टी निसंदेह टिकट दे देगी, उसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। मैं वही तो समझना चाह रहा हूं, अगर उस सीट पर किसी विधायक का जो काम है वो अच्छा है तो क्यों टिकट देगी बीजेपी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सीट की ही बात करें, ये संगठन पर डिपेंड करेगा और उस जो क्षेत्र की मैं कहूंगी कि किस प्रकार वहां पर आबादी है, जो सारा सर्वे किया जाता है कि महिला पुरुष हर तरह से देखा जाता है। देखिए जब प्रत्याशी का चयन कोई भी पार्टी करती है और अगर वहां पर हमारी कोई महिला आती है तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त हमारी पार्टी का जो अनुशासन है वो सर्वोपरि है। जब एक बार हमारी पार्टी में संगठन के द्वारा किसी को प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद सब लोग उस प्रत्याशी को जिताने में जी जान लगा देते हैं। उससे पहले ठीक है कोई प्रत्याशी है, सबका अपना अपना मैं कहूँगी एक सोचने का तरीका है कि मैं ऐसे करेंगे तो हमारी दावेदारी ज्यादा होगी, लेकिन फाइनली जब पार्टी चाहे वो 10 उसमें आवेदन करने वाले हो, जब किसी एक का फाइनल हो जाएगा तो पूरी उसमें पार्टी जो होगी उसको जिताने का काम करेगी, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। अब ये जो समीकरण बिठाने का काम है ये संगठन अपने आप सर्वे के माध्यम से उनको जानकारी मिलेगी, धरातल पर कितना काम किया है, महिला ज्यादा वहां पर लोकप्रिय है, काम वो ज्यादा कर रही है, तो देखिए निश्चित तौर पर उसको आधार बनाया जाएगा और मुझे लगता है कि महिलाओं को भी काफी ज्यादा टिकट इस बार देगी भारतीय जनता पार्टी। अभी तक तो दिए नहीं है। नहीं, देखिए मुझे लगता है वही बात है पुष्पेंद्र जी की, कितनी महिलाओं ने यहाँ पर, हमारे पास ये भी तो नहीं है ना कि इतनी ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया। ना प्रभाजी मैं बताऊंगा असल में कहानी क्या है, मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर कोई ये क्रेडिट लेना चाहता हो कि भाई हम महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये गलत है। महिलाएं खुद इतनी सक्षम हो चुकी हैं कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करने से लगी हुई हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने 10 से ज्यादा महिलाओं को टिकट नहीं दिए और कम से कम उसी चुनाव में निर्दलीय महिलाएं 100 से पार थी जिन्होंने चुनाव लड़ा। इच्छुक तो हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन बात आ जाती है कि भाई टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो फिर निर्दलीय लड़ेंगे। देखिए पुष्पेंद्र जी, निश्चित तौर पर महिलाएं सशक्त बहुत ज्यादा है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर महिलाएं क्योंकि काम भी वो क्षेत्र में कर रही हैं और जिस प्रकार से आज थोड़ा समय भी है, समय बदल गया है, वो जाती हैं क्षेत्र में काम करती हैं, अनुभव भी बहुत ज्यादा है, तो देखिए अगर उनका काम अच्छा है तो फाइनली तो देखिए जनता ही अपना आशीर्वाद देती है। और हमने बहुत जगह देखा भी है कि जो महिलाएं हैं, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करना चाहूंगी, अगर हमें कोई भी महिला बहन वहां पर हमें लगेगी कि वो बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो क्योंकि महिला आरक्षण बिल को पास किया गया है तो हम तो चाहते थे कि जो लोकसभा के भी चुनाव हो 29 में, उसमें अधिक से अधिक महिलाओं को हम टिकट देना चाहते हैं। तो अब देखते हैं इससे परिसीमन जो सारी चीजें लेके आने वाले समय में क्या रहता है, लेकिन हमारी यही कोशिश रहेगी कि महिलाओं को टिकट दिया जाए क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा सक्षम हो चुकी है। ठीक है। आशीष सैनी जी, आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारी रहेगी महिलाओं को लेकर? क्योंकि मैंने अभी उदाहरण तो दे दिया कि निर्दलीय महिलाएं भी काफी ज्यादा चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से महिलाओं को आगे बढ़ाने में जो जज्बा था नहीं दिखाई दिया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट दे। हालांकि दोनों पार्टी में विधायक हैं, ये मानते हैं। देखिए, जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा तब तक 33% भागीदारी करना संभव नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, वो पास ना हो, वो सैनी जी वो पास ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी तो चाहेगी ना कि भाई हम आगे से ज्यादा टिकट दें। देखिए, जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो हम किसी अन्य की बात नहीं करते हैं। महिलाएं समाज में भी और परिवार में भी हमारा अभिन्न होती है, बिल्कुल किसी भी रूप में हो। जब हम महिलाओं को चुनाव लड़ाने की बात करते हैं तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि राजनीतिक रूप से राजनीति में महिलाओं का स्थान और उनकी सहभागिता बहुत कम है। उसको बढ़ाने का जो काम है वो तो कांग्रेस पार्टी ने किया है हमेशा से। हमेशा महिलाएं कांग्रेस को चलाती रही है, महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों पर पहुंची है। लेकिन मैं आज भी लेकिन भागीदारी कम है, उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन बढ़ाए जाने के लिए मील का पत्थर साबित
केवल महिला आरक्षण बिल होगा। और महिला आरक्षण बिल को मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड चुनाव से पहले कम से कम उत्तराखंड में लागू कर दिया जाना चाहिए और ये इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए। ये जो परिसीमन का इंतजार किया जा रहा है, ये जानबूझकर महिला आरक्षण को टालने का काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में भी कांग्रेस सबसे अधिक महिलाओं को देने का काम करेगी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को इसमें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है, समय भी कम है। सैनी जी आपका भी और प्रभा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बात निकलकर कहीं ना कहीं वही आ रही है जिस तरीके से बीजेपी के खुद के नेता अपने ही मंत्री पर एक तरह से या तो आरोप कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि अपनी टिकट की दावेदारी को लेकर निशाना साध रहे हैं। और वो निशाना है गणेश जोशी। उनकी विधानसभा मसूरी में जिस तरीके से सुनील उलियान ने कहा है कि भाई यहाँ पर जो विकास कार्य हैं 2024 में पास हो चुके थे कि विकास कार्य होंगे, लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं हो पाए हैं। क्या समझा जाए, क्या वो एक चुनावी रणनीति के तहत ये बातें कर रहे हैं या फिर सच्चाई है कि वहां पर विकास कार्य नहीं हुए हैं और गणेश जोशी के बारे में जो वो बोल रहे हैं वो सब सच है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी रणनीति है और दोनों ही पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में लगी भी हुई हैं। आगे क्या कुछ होगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा, वो भी देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।